दोस्तों कल हमने डिस्कस किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1.1 को और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1.2। भाग 1.2 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसका कि नाम है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का और आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले जो यहाँ पर जो पहला पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आज मैंने आप लोगों के लिए ओनली हिंदी में ही रखा हुआ है पूरा, और जो भी पढ़ा हुआ है वही मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सीखने के लिए तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त, ये इसका टाइटल है। तो इस टाइटल से पहले हम लोग क्या यहाँ पर समझ सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो टाइटल से बेसिकली हम लोग यही समझ सकते हैं कि बुनियादी साक्षरता यानी कि जो आपकी बेसिक लिटरेसी है उस पर फोकस रहेगा। संख्या ज्ञान की अगर हम बात करें तो जो उस संख्याओं का ज्ञान होता है, न्यूमेरिक नॉलेज आपको होना चाहिए, यानी कि जो आपकी अर्ली एजुकेशन है उसमें आपको न्यूमेरिक जो वैल्यूज़ हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से आपको ज्ञान हो जाना चाहिए। इसके अलावा ये जो है एक सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर ये नहीं सीखेंगे तो आगे की चीज़ें भी नहीं सीखेंगे। ये एक तात्कालिक आवश्यकता है और एक पूर्व शर्त भी है, मतलब सीखने की एक शर्त भी है। तो ये हमें टाइटल से पूरा नॉलेज होता है। दोस्तों 2.1 में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। पहले हम 2.1 को पूरा पढ़ते हैं। देखिए, सभी विद्यालयों के छात्रों द्वारा पढ़ने और लिखने और संख्याओं के साथ कुछ बुनियादी संक्रियाएं करने की क्षमता आगे की स्कूली शिक्षा में और जीवन भर सीखते रहने की बुनियाद रखती है और भविष्य में सीखने की एक पूर्व शर्त भी है। हालांकि विभिन्न सरकारी साथ ही गैर सरकारी सर्वेक्षणों से यह संकेत मिलता है कि वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से हम जूझ रहे हैं। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने, जिनकी अनुमानित संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नहीं सीखा है। ऐसे बच्चों को सामान्य लेख को पढ़ने, समझने, अंकों के साथ बुनियादी जोड़ घटाव करने की क्षमता भी नहीं है। तो कुछ तो हमें डेटा दिया गया है यहाँ पे और कुछ बातें हमसे की गई हैं। तो पहला कहा गया है कि शर्त जो हमने पहले डिस्कस की, उन्होंने कहा है कि कुछ बुनियादी संक्रियाएं करने और जीवन भर सीखते रहने की जो बुनियाद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सीखने की एक पूर्व शर्त भी है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि विभिन्न सरकारी साथ ही गैर सरकारी सर्वेक्षण, बहुत सारे सर्वे हुए हैं, उनसे एक संकेत जो मिला है वो ये मिला है कि हम वर्तमान में सीखने की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। मतलब कह सकते हैं अभी जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सीखने की गंभीर समस्या है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने, जिनकी अनुमानित संख्या अगर हम बात करें तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा है, उनने बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नहीं सीखा है। तो इनको जो है सामान्य लेख को पढ़ने, समझने, अंकों के साथ बुनियादी जोड़ घटाव करने की क्षमता भी नहीं है। ये बहुत बड़ा डेटा यहाँ पर आपको 2.1 में दिया गया है। तो बेसिक फैक्ट्स आप लोग यहाँ पर जरूर इस 2.1 की याद रखें। 2.2 में बहुत ही महत्वपूर्ण बात की गई है, वो ये है कि सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा। कहने का अर्थ ये है कि नई शिक्षा नीति ये इसमें अनाउंस करती है, ये कहती है कि संख्या ज्ञान, मूलभूत साक्षरता को प्राप्त करना तत्काल रूप से, मतलब तुरंत ही एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा, जिससे कई मोर्चों पर किए जाने वाले तात्कालिक उपायों और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अल्पावधि में इसे प्राप्त किया जाएगा। मतलब इसे कम अवधि में प्राप्त किया जाएगा। ऐसे नहीं कि 2030 और आपने 2050 का टारगेट बनाया है, नहीं, इसको आपको 1-2 साल के अंदर ही, 2-5 साल के अंदर ही आपको इसको पूरा करना होगा। तात्कालिक का मतलब तुरंत, और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ इसको प्राप्त किया जाएगा, जिसमें कि प्रत्येक छात्र को कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त कर पाए। तो दोस्तों आगे इसमें कहा गया है कि आवश्यक रूप से नॉलेज जो है, संख्या ज्ञान, उसको प्राप्त करना कक्षा 3 तक शामिल किया गया है। शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा।
सीखने की बुनियादी आवश्यकताओं में अगर हम बात करें तो अर्थात मूलभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना और अंकगणित, इसको हासिल करने पर ही हमारे विद्यार्थियों के लिए बाकी नीति प्रासंगिक होगी। कहने का अर्थ ये है कि जो मूलभूत चीज़ें हैं जैसे पढ़ना, लिखना और अंकगणित अगर ये हासिल करेंगे तो बाकी की नीति प्रासंगिक होगी। अगर ये हासिल नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा आगे की पढ़ाई का भी। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने MHRD द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा और उसके अनुसार सभी प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें 2025 तक प्राप्त किए जा सकने वाले चरणवार चिन्हित कार्यों और लक्ष्यों की पहचान करते हुए और उसकी प्रगति को बारीकी से निगरानी और जांच करते हुए अविलंब एक क्रियान्वयन योजना तैयार करेंगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये 2.2, जिसमें आपको पहली चीज़ याद रखना है कि 2025 तक का लक्ष्य है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना होगा, है ना। ये 2025 का आंकड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2.2 में ये ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं 2.3 पर। 2.3 एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी शिक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने की, तो उनके लिए देखिए बड़ी बात ये नई शिक्षा नीति में कही गई है, वो ये है कि सर्वप्रथम शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द और समयबद्ध तरीके से भरा जाएगा, विशेष रूप से वांछित क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जहां शिक्षक बच्चों का अनुपात दर ज़्यादा हो या जहां साक्षरता की दर निम्न हो। तो कहने का मतलब है कि बच्चे ज़्यादा हों शिक्षक कम हो, वहाँ पे जहाँ बिल्कुल लिटरेसी रेट बिल्कुल डाउन हो वहाँ पर स्थानीय शिक्षक या स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात यानी कि पीपुल्स टीचर रेशियो, तो ये 30:1 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना ही चाहिए। ये PTR का मतलब होता है पीपुल्स टीचर रेशियो। पीपुल मतलब शिष्य और टीचर मतलब जो शिक्षक हो, उनका अनुपात जो है 30:1 से कम ना हो। और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात 25:1 से कम हो। तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मतलब इस प्रकार से जो है अनुपात रहे, जहाँ पर भी जो शिक्षक जो भी वंचित सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर 25:1 और यहाँ पर 30:1 इससे कम ना हो। ठीक है, तो मतलब इससे अगर कम होना चाहिए और इससे ज़्यादा ना हो, कहने का अर्थ ये है दोस्तों। मतलब 30 अगर बच्चे हैं तो एक शिक्षक होना चाहिए, 29 बच्चों पर एक शिक्षक और अच्छी बात है, मगर 30 से ज़्यादा पर एक शिक्षक हो ये संभव नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है। कक्षा स्तर से नीचे के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सिखाने के उद्देश्य से शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास CPD के साथ संचालित, उत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो CPD सतत व्यावसायिक विकास, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं CPD। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने 2.3 में जो महत्वपूर्ण बातें की, पेरेंट्स टीचर रेशियो क्या होना चाहिए, 30:1 से कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा का रेशियो ना रहे, और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में 25:1 से कम हो लेकिन इसे ज़्यादा ना रहे। दोस्तों डिस्कस करते हैं 2.4 को। 2.4 में क्या कहा गया है, पाठ्यचर्या में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा और पूरे प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल पाठ्यचर्या के दौरान एक मजबूत, सतत, रचनात्मक और अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली के साथ विशेष रूप से प्रत्येक बच्चों का सीखना ट्रैक किया जाएगा और सामान्यतः पढ़ने, लिखने, बोलने, गिनने, अंकगणित और गणितीय चिंतन पर अधिक ध्यान केंद्रित होगा। विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए उन पर प्रतिदिन अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा और वर्ष भर विभिन्न मौकों पर इन विषयों से संबंधित गतिविधियों को लागू किया जाएगा। मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर नए सिरे से जोर देने के लिए शिक्षक शिक्षा और प्रारंभिक ग्रेड पाठ्यचर्या को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है 2.4। तो पाठ्यचर्या हमने पहले डिस्कस किया था, पैडागोजिकल जो नया जो आपका जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसमें पैडागोजिकल है, वो पिछला तो वो एकेडमिक था, है ना। तो ये इसको ध्यान रखिएगा। तो पाठ्यचर्या में बुनियादी साक्षरता मतलब बेसिक लिटरेसी और संख्या ज्ञान पर अतिरिक्त एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाएगा और पूरे प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल में पाठ्यचर्या के दौरान एक मजबूत, सतत, रचनात्मक और अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली के साथ विशेष रूप से प्रत्येक बच्चों का सीखना जो है उसको ट्रैक किया जाएगा दोस्तों। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो ये 2.4 में यही सबसे महत्वपूर्ण है। अंक गणितीय और गणितीय चिंतन पर भी बहुत ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों डिस्कस करते हैं 2.5 को। वर्तमान समय में ECCE की सभी तक पहुंच नहीं होने के कारण बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाता है। क्या अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है, कोई बच्चा अगर क्लास 1 में प्रवेश लेता है तो वो कुछ ही समय बाद अपने सहपाठियों से पीछे हो जाता है, और इसलिए NCERT और SCERT, NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, और SERT की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, के द्वारा कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। ठीक है, तो NCERT और SCERT मिलकर बनाएंगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन मतलब 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा, जिसमें गतिविधियां और वर्कबुक होंगी जिनमें अक्षर, ध्वनियां, शब्द, रंग, आकार, संख्या आदि होंगे। इस मॉड्यूल को क्रियान्वित करने में सहपाठियों और अभिभावकों का भी योगदान लिया जाएगा। इससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हर विद्यार्थी स्कूल के लिए तैयार हो पाए। बहुत ही महत्वपूर्ण 2.5 ये पॉइंट है। दोस्तों डिस्कस करते हैं 2.6 को। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात की गई है, ये आप याद रखिएगा, द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा। इसका अगर आपको कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है दीक्षा का पूरा नाम क्या है, तो द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये एक दीक्षा एक प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ पर आपको बेसिक लिटरेसी और आपकी संख्या ज्ञान, न्यूमेरिकल नॉलेज जो होगा, इस पर एक उच्चतर गुणवत्ता वाला संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध करवाया जाएगा। तकनीकी दखल को शिक्षकों के लिए एक मदद के रूप में पहले प्रयोगात्मक किया जाएगा, फिर लागू किया जाएगा। इससे शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच भाषाई बाधाओं को भी दूर करने के इसमें उपाय शामिल होंगे। तो दीक्षा जरूर आप लोग याद रखिएगा, द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का इसमें जो है भंडार होगा, राष्ट्रीय भंडार होगा। टीचरों के लिए पहले प्रयोगात्मक रूप में इसको अवेलेबल कराया जाएगा, फिर इसको जो है पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों 2.7 पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है 2.7 भी। देखिए 2.7 में क्या कहा गया है, वर्तमान में बड़े पैमाने पर बच्चे नहीं सीख रहे हैं, यह एक बड़ा संकट है। सभी के लिए साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने के इस महत्वपूर्ण मिशन में शिक्षकों का सहयोग करने के लिए सभी व्यवहारिक तरीकों का पता लगाया जाएगा। दुनिया भर के अध्ययन से पता चलता है कि जब सहपाठी एक दूसरे से सीखते सिखाते हैं, यह काफ़ी प्रभावी होता है। इस प्रकार प्रशिक्षित शिक्षकों की देखरेख में और सुरक्षा पहलुओं का उचित ध्यान रखकर साथी छात्रों के लिए पीयर ट्यूटरिंग को एक स्वैच्छिक और आनंदपूर्ण गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। स्थानीय और गैर स्थानीय दोनों प्रकार के प्रशिक्षित वॉलंटियर्स के लिए इस बड़े पैमाने के अभियान में भाग लेना बहुत आसान बनाया जाएगा। यदि समुदाय का प्रत्येक साक्षर सदस्य किसी एक छात्र को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए तो इससे देश का परिदृश्य शीघ्र ही बदल जाएगा और इस मिशन को अत्यधिक प्रोत्साहित और समर्थन किया जाएगा। राज्य इस तरह के शिक्षण संकट के दौरान मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस तत्काल राष्ट्रीय मिशन में पीयर ट्यूटरिंग और वॉलंटियर्स को बढ़ावा देने के लिए नवीन मॉडल स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। साथ ही शिक्षकों को समर्थन देने के लिए अन्य कार्यक्रम भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों पीयर ट्यूटरिंग और वॉलंटियर्स वाला जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि आपस में सहपाठी एक दूसरे से सीखें सिखाएं, जिसे पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। और इसके अलावा वॉलंटियर्स की भी बात यहाँ पर की गई है, मतलब जैसे कोई गांव है वहाँ पर वॉलंटियर्स को जो स्वैच्छिक रहेंगे, जो किसी बच्चे का उन्होंने दायित्व ले लिया कि भाई इसको मैं सिखाऊंगा, तो इस तरीके का मॉडल भी आगे नई शिक्षा नीति में आ सकता है। तो दोस्तों पीयर ट्यूटरिंग की अगर हम बात करें तो ये आपको मित्र शिक्षक भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो मित्र शिक्षक इसे हिंदी में कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो इसको मित्र शिक्षक या स्वैच्छिक शिक्षक भी बोल सकते हैं। तो ये सभी इसके कुछ नाम हैं। आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर हमने 2.7 को डिस्कस किया है, अब हम डिस्कस करेंगे 2.8 को। सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं
में दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य और सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए अनुकूल और स्थानीय पुस्तकालयों में बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके लिए आवश्यकता अनुसार उच्चतर गुणवत्ता वाले के अनुवाद आवश्यकता अनुसार तकनीकी मदद से भी करवाए जाएंगे। देश भर में पढ़ने की संस्कृति के निर्माण के लिए सार्वजनिक और स्कूल पुस्तकालयों के विस्तार किया जाएगा। डिजिटल पुस्तकालय भी स्थापित किए जाएंगे और गांवों में स्कूल लाइब्रेरी की स्थापना से समुदाय को भी लाभ होगा, जो स्कूली समय के पश्चात उसका लाभ ले सकते हैं। बुक क्लब के सदस्य इन स्कूली सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकते हैं, जिससे पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी और सभी स्थानों, भाषाओं, स्तरों और शैलियों में पुस्तकों की उपलब्धता, पहुंच, गुणवत्ता और पाठकों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पहल की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। बाल साहित्य की बात की गई है और सभी स्थानीय भाषाओं की बात की गई है। तो सभी स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्कूल और स्थानीय पुस्तकालय भी निर्माण किए जाएंगे। स्कूल में तो होगा ही, बड़ी मात्रा में पुस्तकें, इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी, तो ये सब उपलब्ध करवाई जाएंगी। और इसके अलावा वहाँ का जो समुदाय है गाँव का, वो भी जो है बुक क्लब के सदस्य बन सकते हैं, वहाँ पर लाभ ले सकते हैं। राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति भी तैयार की जाएगी। भाषाओं, स्तरों और शैलियों में पुस्तकों की उपलब्धता, पहुँच, गुणवत्ता और इसके लिए एक पहल भी शुरू की जाएगी। तो दोस्तों 2.9 को हम डिस्कस करते हैं। 2.8 को हमने डिस्कस किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पुस्तकों के बारे में बात की गई है। 2.9 की अगर बात करें तो कहा गया है, जब बच्चे कुपोषित होते हैं या अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सहित पर ध्यान दिया जाएगा। पुष्टिकर भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न सतत उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा। सभी विद्यालय के बच्चे स्कूलों द्वारा आयोजित नियमित स्वास्थ्य जांच में भाग लेंगे। इसके लिए बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कई सारे अध्ययन से पता चलता है कि सुबह के पौष्टिक नाश्ते के बाद के कुछ घंटों में मुश्किल विषयों का अध्ययन अधिक प्रभावी होता है। तो अध्ययनों का भी दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति में अध्ययनों के निष्कर्ष को इसमें शामिल किया गया है। बात बहुत बड़ी कही गई है कि जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वास्तव में वो सीखने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। उनका एक स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किए जाएंगे। नियमित स्वास्थ्य जांच का भी इसमें कहा गया है और इस उत्पादक और प्रभावी समय का लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा जो सुबह का नाश्ता करने के बाद जो बच्चों का जो समय होता है वो उसमें बहुत अच्छे से सीखते हैं, तो इसका उन्होंने कहा है कि इस उत्पादक और प्रभावी समय का लाभ उठाया जा सकता है यदि सुबह और दोपहर में बच्चों को क्रमशः पौष्टिक नाश्ता और भोजन दिया जाए। जहाँ पके हुए गर्म भोजन की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा, वहाँ पर सादा लेकिन पौष्टिक विकल्प जैसे गुड़ के साथ मूंगफली, गुड़ मिश्रित चना या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फल उपलब्ध कराया जा सकता है। सभी स्कूली बच्चों की विशेष रूप से 100% टीकाकरण के लिए स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी और इसकी निगरानी के लिए हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हमने डिस्कस किए सभी चीज़ों को। मैं एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ। हमने आज डिस्कस किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के भाग 1.2 को। यहाँ पर हमने बात की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त। पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुमानित संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है जो भी सीखने में अभी जिनको संख्या ज्ञान भी नहीं है। इन सरकारी सर्वेक्षणों में ये बात सामने आई है। इसके अलावा अल्पावधि में संख्या ज्ञान को कक्षा 3 के छात्र तक के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त कराया जाएगा। 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बात की हमने पेरेंट्स टीचर रेशियो की, तो विशेष रूप से आर्थिक कमजोर, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में 25:1, इससे कम, इससे ज़्यादा ना होना चाहिए। पीटीआर अगर हम बात करें अन्य क्षेत्रों में 30:1 से कम नहीं होना चाहिए। शिक्षकों के सतत विकास, सतत वैषयिक विकास, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा हमने बात की दोस्तों यहाँ पर गणितीय चिंतन, अंक गणित आदि पर भी ध्यान देने की बात यहाँ पर हुई है। और 2.5 में अगर हम बात करें तो ECCE की बात हुई है। NCERT और SCERT 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल मॉड्यूल तैयार करेंगी। इसके अलावा हमने बात की यहाँ पर द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा की। इसके अलावा हमने यहाँ पर 2.7 में बात की पीयर ट्यूटरिंग की और साथ में हमने मित्र शिक्षक की बात की, वॉलंटियर्स की बात की। 2.8 में दोस्तों हमने यहाँ पर बात की शिक्षकों की, बाल साहित्य की,
और यहाँ पर 2.9 में हमने दोस्तों बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बात की, पुष्टिकर भोजन की और उनके लिए कौन सा समय उत्पादक होता है और 100% टीकाकरण और क्या क्या उनको भोजन व्यवस्था की जा सकती है, इसके बारे में हमने नई शिक्षा नीति में जो कहा गया है उस पर डिस्कशन किया। दोस्तों नई शिक्षा नीति को समझने में आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ये प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है नई शिक्षा नीति की, जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन से लेकर कंप्लीट नई शिक्षा नीति कवर कराएंगे, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो इस हमारे लाइव जो प्रीमियर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बहुत सारी नई शिक्षा नीति से रिलेटेड आपके लिए आते रहेंगे वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।